हेलो हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का। आई होप सो आप लोगों को चारों पार्ट जो इसके पिछले वाला होगा वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज जो है वो चैप्टर के अंतिम में कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी आप देख के चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर देखा जाए तो हमने पिछला अगर लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करा भाई, हमने पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी डिस्कस करा। उसके बाद हमने ये देखा कि प्राइमरी से सेकेंडरी मूव हम लोगों ने कैसे करा, फिर हमने सेकेंडरी से टर्सरी सेक्टर की तरफ कैसे गए, और टर्सरी सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर के रूप में उभर कर आया अगर देखा जाए पिछले 50 सालों में या 40 सालों में, हाँ या ना, है कि नहीं। उसके बाद हमने देखा दो सेक्टर के बारे में कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होते हैं, और दोनों कितना इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। और खास कर अगर सरकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अगर सही दिशा में नहीं ले गई तो हो सकता है कि हम लोगों का जो जीडीपी है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो। अगर जीडीपी को उसी रफ्तार पर आगे बढ़ाते रहना है तो क्या होगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को भी एक तरीके से तवज्जो मिलना चाहिए, सरकार का सपोर्ट भी जरूरत है, और लोगों को या लोगों के बीच में अवेयरनेस की भी जरूरत है, खास कर रूरल एरियाज में। क्यों? क्योंकि वहां पर स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं उनको अगर बढ़ाया नहीं जाएगा तो वो एक तरीके से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, और नहीं बढ़ेंगे तो भाई रूरल का डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा और आगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं कि क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा डिस्कशन में रहने वाला है क्या, कि सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, है ना, कि ओनर के हिसाब से, कि ओनरशिप किसका होता है सेक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो दो तरीके के ओनरशिप होते हैं अगर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का अगर बात किया जाए तो। कौन कौन सा भाई? एक तो होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर, एक होता है हमारा पब्लिक सेक्टर। अब दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर देखो शुरुआती शुरुआती दिनों में जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, ठीक है, या फिर आजाद होने के बाद 1947 के बाद जो था वो लगभग सारी कंपनी जो है वो सरकार कंट्रोल करती थी। लगभग सारी कंपनी कौन कंट्रोल करता था? सरकार। और सरकार, अब चूंकि सरकार जो है वो एक बिजनेसमैन नहीं है या बिजनेस तरीके से नहीं सोचता है, वो ज्यादा लोगों के वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। हम लोग वोट इसलिए देते हैं ना ताकि वो हमारे लिए प्रोग्राम बना पाए, हमारे को वो पॉलिसीज जो है वो इनबिल्ट एक तरीके से दे पाए ताकि हम लोग और भी डेवलप हो पाए। इसी 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 से रिलेटेड पहला चैप्टर था। तो उसके बाद एक तो डेवलपमेंट के बारे में समझने के बाद ही हम लोग ये सब सारी चीजें समझ रहे हैं। इसका मतलब हमें ये पता होगा कि भाई इन सेक्टर के डेवलपमेंट से ही हमारे देश का डेवलपमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है पब्लिक सेक्टर, जो कि बहुत ज्यादा रोल प्ले किया शुरुआती में, लेकिन 1990 में आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे 1990 में एलपीजी रिफॉर्म होता है। ठीक है, एलपीजी, इसको 1991 में बोलेंगे। एलपीजी रिफॉर्म होता है। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मतलब हमने अपनी इकोनॉमी को क्या किया, ओपन बनाया। और ओपन ओपन बनाने का मतलब क्या हुआ कि हमने प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा तवज्जो देना शुरू करा, कि अब सारा काम सरकार नहीं करेगी। सरकार स्कूल को भी संभाल रही है, सरकार हेल्थ सेक्टर को भी संभाल रही है, सरकार रोड भी बना रही है, सरकार रेलवे भी दे रही है। तो सरकार 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 कितने सरकार, दिमाग खराब हो जाता था सरकार का, जिसके वजह से ये बोला गया भाई कुछ पार्ट जो होंगे वो एक तरीके से आपका जो है सरकार संभालेगी मेन, और बाकी सारा सेक्टर जो होगा उसमें प्राइवेट सेक्टर अपनी चीजों को लेकर चल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था खास करके हमारे देश के लिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को एक रोजगार भी मिलेगा भाई। अब सबको सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकता है, इसीलिए प्राइवेट को बढ़ाना बहुत जरूरी था हमारे इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए। उसी के तर्ज पर अगर देखा जाए तो ओनरशिप के हिसाब से सबसे पहला पब्लिक। अब पब्लिक सेक्टर होता है ओनरशिप एंड कंट्रोल किसके पास रहता है भाई? ओनर कौन रहता है? सरकार। और कंट्रोल कौन करता है? सरकार। तो मतलब गवर्नमेंट ओन्स द मोस्ट एसेट एंड प्रोवाइड्स द सर्विस। इसका मतलब क्या हुआ? पैसा, संपत्ति, कि हाँ, कि वैसा सेक्टर जिसका या वैसी कंपनी या वैसे कोई भी चीज जिस पर सरकार का कंट्रोल है या सरकार उसको मैनेज करके चल रही है, दैट ऑल सेक्टर कम्स अंडर द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का हम लोग दूसरा नाम बोल सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर भी। तो अगर कहीं गवर्नमेंट सेक्टर आ गया तो आप लोग उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक जो सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है वो क्या प्रोवाइड करती है? वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्या करती है? वेलफेयर सर्विसेज। बस ये दो बात जरूर याद रखना है। और हमने देखा कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो है, पब्लिक सेक्टर्स में गवर्नमेंट ओन करता है, गवर्नमेंट के पास सारी संपत्ति रहती है
और सारा जो सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे रेलवे हो गया, रेलवे किसकी संपत्ति है? हम बोलते हैं ना वो भाई जनता की संपत्ति है। जनता की संपत्ति मतलब गवर्नमेंट की एक तरीके से संपत्ति है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, जो है ओएनजीसी हो गया, है कि नहीं। ये सब कुछ सेक्टर्स हैं जो कि देखने को मिलेगा डायरेक्टली कौन है, पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। ओएनजीसी का मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है, नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। जितना भी तेल बाहर से आता है ना, सारा किसके पास आता है? सबसे पहले ओएनजीसी लाती है, मतलब सरकार लाएगी। फिर सरकार यहाँ की कंपनी को बेचते हैं, जैसे रिलायंस का पेट्रोल पंप देखा होगा आपने, तो फिर वो सरकार से खरीदते हैं, समझ रहे हो। वो डायरेक्टली विदेश से नहीं लाते हैं, सरकार एक तरीके से लाती है कच्चा तेल, उसके बाद वो एक तरीके से कच्चा तेल इन लोगों को देती है, फिर ये अपनी रिफाइनरी में रिफाइन करके पेट्रोल डीजल, जैसे कि अगर तेल के बारे में बात किया जाए तो बाहर से आता क्या, क्रूड ऑयल आता है। क्रूड ऑयल मतलब क्या, कच्चा तेल। अब वो कच्चा तेल क्या होता है, जब उसको रिफाइनरी में डाला जाता है तो पेट्रोल, पेट्रोल वाला जो उसमें गुण है पेट्रोल में आ जाएगा, जो पेट्रोल अलग से अलग हो जाएगा, फिर डीजल का अलग हो जाएगा, ग्लिसरीन का अलग हो जाएगा, उसी तरीके से जो भी अलग अलग कैरोसिन जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक इस तरीके से क्या होता है, क्रूड ऑयल से बहुत सारे जो ऑयल होते हैं, जो भी उनमें पार्टिकल्स है या जो भी उनमें एक तरीके से इंग्रेडिएंट्स है, वो सब अलग अलग होकर अलग अलग चीजों को जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये सब किसके हाथ में है, पब्लिक के हाथ में। तो वो क्या हो गया, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के हाथ में, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। यहाँ पर देखो पर्पस क्या होता है, पब्लिक सेक्टर का जो पर्पस है वो क्या है, फोकस ऑन द पब्लिक वेलफेयर, नॉट जस्ट फॉर प्रॉफिट। बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट देखते हैं हम लोग। अगर मान लो कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे हो, अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो बिजनेस करना बंद करोगे, आप कोई दूसरा चीज देखोगे, है ना, समझ में आया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो है पब्लिक सेक्टर में वो फोकस किया जाता है पब्लिक के वेलफेयर के लिए, और सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखती है सरकार। क्यों? क्योंकि ये सारे जो पैसे होते हैं फंड किसके थ्रू होते हैं, टैक्सेस के थ्रू, और टैक्स किनका पैसा होता है, जनता का। इसीलिए इसको पब्लिक सेक्टर भी बोला जाता है, ठीक है, जनता का, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हमें कि भाई पब्लिक सेक्टर क्या होता है। पब्लिक सेक्टर के बाद हम आते हैं गवर्नमेंट का रोल क्या होता है पब्लिक सेक्टर को लेकर। तो अगर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आपका हो गया रोड, ब्रिज, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, रेलवे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इन्वेस्ट इन रोड, ब्रिज, रेलवे, हार्बर एंड द इलेक्ट्रिसिटी, जैसे पोर्ट वगैरह तैयार करना, एयरपोर्ट्स वगैरह। अब एयरपोर्ट को जो है वो एक तरीके से प्राइवेट को भी दिया जा रहा है, लेकिन जनरली सरकार का काम ये सब सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना रहता है, जिससे एक देश का ढांचा तैयार हो पाए, एक देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो पाए, कि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, लोगों को कोई रेलवे की जो है असुविधा ना हो। मतलब ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत ज्यादा फोकस रहता है, और खास कर कर अगर जिस देश में ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत अच्छा है, चाहे वो रोड हो, रेलवे हो या एयर हो, तीनों तरीके से। एक रोड के थ्रू होता है जिसमें रोड इन्वॉल्व होता है, एक आपको कौन, ट्रैक, जो रेलवे। तो ये सब सारी फैसिलिटी जितना ज्यादा अच्छा होगा ना, उतना ज्यादा, उतना जल्दी जो माल होगा एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा, मतलब जितना जल्दी बिजनेस जो होगा वो तेजी से बढ़ेगा। अगर मान लो हमने कोई सामान मंगाया, अब वो सामान आने में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड मान लो कितना दूरी है, ठीक है, और आने में 3 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि बहुत दिक्कत परेशानी है, मतलब यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। तो ये सब ठीक करने का जो काम है वो किसका जिम्मे में रहता है, किसके जिम्मे में रहता है, सरकार का। तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके चलती है। दीज रिक्वायर्स अ लार्ज सम ऑफ मनी, इसके लिए बहुत जो है पैसा चाहिए होता है, और जिसके लिए एंड आर ऑफन बियॉन्ड द प्राइवेट सेक्टर, कि प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी से बाहर होता है, इसीलिए सरकार इसको ज्यादातर करती है। अब तो कोई कोई जो पार्ट है, जैसे कि एक एयरपोर्ट है, तो उसने एक प्राइवेट कंपनी को दिया कि आप डेवलप करो, लेकिन वो सारा अधिकार किसके पास रहेगा, सरकार के पास। आपको सिर्फ वहां पर जैसे बोला, नहीं बोला कि बिल्डिंग बनाने का, जैसे सरकार ने बोला कि भाई ओएनजीसी है, ओएनजीसी का बिल्डिंग बनाना है, रेलवे है तो रेलवे का स्टेशन डेवलप करना है, तो वो सब सारा जो काम है वो एक तरीके से किया जा सकता है, लेकिन जो है उसको डेवलपमेंट पर फोकस ज्यादा करती है। सपोर्ट फॉर द इंडस्ट्रीज, अब क्या है भाई, सपोर्ट फॉर द इंडस्ट्री, सरकार क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, किसको, इंडस्ट्री को। जैसे कि कैसे भाई, आपने सुना होगा कि सरकार जो होता है वो बहुत लेस प्राइस पर इंडस्ट्रीज को बिजली वगैरह देती है। क्यों देती है भाई, आप बोलोगे भाई लोगों के हाउस होल्ड में भी देना चाहिए, घरों में भी बिजली देनी चाहिए सस्ती। उन लोगों को क्यों देता है, क्योंकि वो लोग एक तरीके से बहुत लार्ज स्केल पर बहुत ज्यादा बिजली जो है एक तरीके से जो है इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मान लो कि कोई
एक फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री में सारी मशीनें जो है इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं, तो सोचो उसका बिजली बिल कितना आता होगा, ठीक है। तो सरकार अगर उन लोगों को सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर उन वो लोग जॉब कैसे क्रिएट कर पाएंगे, या वो लोग सामान वगैरह कैसे मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। तो इसीलिए सरकार का ये भी काम है कि सपोर्ट करना इंडस्ट्री को, प्रोवाइड अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी टू प्रिवेंट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अगर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, SSI बोलते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट करने के लिए, आप सपोर्ट अगर सरकार ना करे तो दिक्कत परेशानी है कि नहीं है। जिस तरीके से अगर गांव में छोटे किसानों को अगर सपोर्ट ना करें तो दिक्कत परेशानी। तो यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फ्रॉम शटिंग डाउन, ताकि वो एक तरीके से शट डाउन ना हो जाए। बाइज एंड स्टोर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू सेल एट अ लोअर प्राइस, और एक तरीके से उनको सारी चीजें, सारी सुविधा प्रोवाइड कराना, ताकि एक अच्छी फैसिलिटी, एक अच्छा प्रोडक्ट वो लोग बना पाए छोटे लेवल पर भी। अगर मान लो कि एक छोटे लेवल पर भी 15 या 20 लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसका मतलब वहां के लोग जो है 15-20 लोग नहीं जा रहे हैं। अब ऐसे छोटे 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 अगर बहुत सारे इंडस्ट्री को हमने डेवलप कर दिया तो क्या होगा, कितना कमाल वाली बात हो जाएगी। और एक है कि जैसे पैसे के मामले में भी देखो, अगर आप लोन है, अब लोन है कि एक ही कंपनी को आपने 100 करोड़ रुपए दे दिया और आपने 10 कंपनी को 10-10 करोड़ दिया, तो फायदा किसमें ज्यादा है, 10 कंपनी को 10-10 देने में, क्योंकि वो सारी कंपनी अपने अपने लेवल पर काम करेगी। ऐसी बात नहीं है कि 100 करोड़ वाला फायदा नहीं कर सकता है, कर सकता है, लेकिन रिस्क ज्यादा है। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन यहाँ तो मान मान लो कि अगर 10 में से 5 तो करेगा, नहीं भी तो चलो 4 तो करेगा। अब वहां पर हो सकता है कि ना करे तो पूरा पैसा डूब गया। तो हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को मदद करना चाहिए, और वो मदद कौन करता है, सरकार करती है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, जैसे हेल्थ और एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। बोला जाता है एक देश में अगर ह्यूमन का डेवलपमेंट नहीं होगा, मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या होता है, मानव पूंजी। पूंजी मतलब जैसे कि आप पैसा कमाते हो, सेम उसी तरीके से अगर आप एक इंसान को अच्छा एजुकेशन और अच्छा हेल्थ दे दो तो कमाने खाने के लायक हो गया, तो वो फिर अच्छे तरीके से कमा के अच्छे तरीके से वो अपने परिवार को बढ़ा सकता है और इकोनॉमी में सहायता प्रोवाइड करा सकता है। तो सरकार का काम ये भी है कि वो ह्यूमन के डेवलपमेंट को देखे, साथ ही साथ उसमें क्या करे, हेल्थ फैसिलिटी दे और एजुकेशन दे। उसके साथ ही साथ जो है अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना, वाटर की फैसिलिटी, इसे देखना हर घर नल की फैसिलिटी जो है वो चालू की गई कि भाई अब जो है गांव में भी नल लगवाएंगे, टैंक लगवाएंगे, सब चीज उस तरीके से करवाएंगे ताकि सब लोगों को स्वच्छ पानी मिल पाए। इसका भी काम। हाउसिंग फैसिलिटी, इसलिए देखते होंगे कि गांव में या शहर में भी आजकल जो है प्रधानमंत्री जो है वो उसके तहत घर बनाने का मौका मिलता है उन लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पर, सरकार बना बना के देती है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन फॉर द पुअर, और अच्छा थोड़ा सा खाना पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो है वो भी आप प्रोवाइड करके चलें, क्योंकि वो आपका काम है। अब जो इंसान जो है या जो परिवार है उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा, आप उसको उतना लाइक बनाइए, नहीं तो उसको एक तरीके से जब तक वो बनता नहीं तब तक आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते चलिए। तो ये सब सारे काम, ये सब सारी चीजों की वजह से तो ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। ये सब डेवलपमेंट का ही तो पार्ट है, ग्रोथ का तो पार्ट नहीं है। ऐसा तो नहीं बोल रही सरकार पैसा दे, पैसा वाला ग्रोथ होता था, मैंने डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट का मतलब हेल्थ देना, एजुकेशन देना, अच्छा पानी देना, घर देना, खाना देना, ये सब सारे काम जो है डेवलपमेंट का एक रूप है, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस जो कि गवर्नमेंट के पास हैं अभी भी, खास कर पब्लिक सेक्टर को लेकर। चैलेंजेस ये है, द प्राइवेट कंपनी में या प्राइवेट सेक्टर में नॉट प्रोवाइड अ सर्टेन एसेंशियल सर्विस एट अ रीजनेबल कॉस्ट, नेसेसिटीज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसीलिए अभी चैलेंजेस सरकार के पास ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो थोड़ा बहुत आप इन्वॉल्व करके चल रहे हैं पब्लिक में, उन लोगों पर नजर बना के रखिए। क्या बना के रखिए, नजर बना के रखिए। और जब नजर बना के रखते हैं तो वो एक तरीके से क्या करते हैं, सही तरीके से काम भी करेगा और सही तरीके से वो वेलफेयर भी थोड़ा बहुत प्रोवाइड करा के चलेगा, किसको, पब्लिक को। तो ये चैलेंजेस है कि वो एक वॉच डॉग के जैसा काम करे, मतलब देखिए कि भाई वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या वो सच में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और वही है सरकार का काम। सरकार का काम ये नहीं है कि सामान बनाना, सरकार का ये काम है कि वो सही सामान बना रहा है कि नहीं बना रहा है। सरकार का है चेक एंड बैलेंस करने का सब, ठीक है। और चेक एंड बैलेंस अगर सही करके चलेगा तो डेवलपमेंट अपने आप ही होगा, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया पब्लिक सेक्टर क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है, ठीक है। दूसरा है जो कि आपको अभी मैंने बताया प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें ओनरशिप और कंट्रोल किसका होता है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान का। मतलब अगर कोई एक इंडिविजुअल जो है
अगर पूरी कंपनी को या पूरी फैक्ट्री को चला रहा है, उसका ओनर भी खुद ही है, उसका संपत्ति भी उसी का है, इसका मतलब क्या, वो कौन सा सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर। मतलब क्या, ओन्ड बाई प्राइवेट इंडिविजुअल्स और अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स अ सर्विसेज, या फिर जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, पर्पस क्या होता है प्राइवेट सेक्टर का, पर्पस क्या होता है सेक्टर का सेटअप करने का, फोकस ऑन मेकिंग अ प्रॉफिट। जैसे कि गवर्नमेंट में क्या था, वेलफेयर, वेलफेयर देती थी, है ना, लोगों को वेलफेयर के सारे जो काम है वो एक तरीके से प्रोवाइडेड होते थे। यहाँ पर क्या है इसका पर्पस, फोकस ऑन अ प्रॉफिट विद अ कॉन्स्टर, कॉन्स्टर को छोड़ दो, विथ अ कंटिन्यूअस पेइंग, या फिर बोला थ्रू अ या प्रॉपर प्रोडक्शन, ऐसे बोल सकते हो इसको, और भी थ्रू अ प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि एक अच्छा प्रोडक्ट मतलब अच्छा गुड्स और सर्विस बनाकर वो लोगों को दे। मेन काम ये है। अगर और इजी लैंग्वेज में बोले तो क्या, कि वो प्रॉफिट बनाने पे फोकस करती है, किसके साथ, वो अच्छा प्रोडक्शन करके, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स, ताकि वो एक अच्छे तरीके का गुड्स एंड सर्विसेज लोगों के सामने ले जा पाए। जैसे इंक्लूडिंग कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिसका नाम टिस्को है। ठीक है, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को टाटा की कंपनी जो स्टील वगैरह बनाती है। ठीक है, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL, तो ये सब सारे क्या है, प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि इसमें प्राइवेट ओनरशिप देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण क्या होते हैं भाई, जो भी एक्टिविटीज होता है यहाँ पर, जो भी काम करते हैं ये लोग, किसके लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए। एंड गवर्नमेंट समटाइम्स सपोर्ट द प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी टू इंश्योर दे आर वायबल और टू रिड्यूस द कॉस्ट फॉर अ कंज्यूमर। कभी कभी सरकार जो होती है वो प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करती है, ताकि वो अपने चीजों के दाम को कम कर पाए और लोगों के लिए अफोर्डेबल बना पाए, ताकि लोग आसानी से खरीद पाए, लोगों को ज्यादा महंगाई का सामना ना करना पड़े। तो ये सब काम भी मतलब सरकार एक तरीके से सपोर्ट करती है। आप सपोर्ट ना करिए तो वो भी गड़बड़ है, क्योंकि ये लोग बहुत लार्ज स्केल पर टैक्स वगैरह पे करते हैं भाई, और इससे लगभग लगभग जो है वो सरकार अपने काम को शानदार तरीके से करती है, तो इन लोगों को सपोर्ट करना बनता है। ठीक है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई अंबानी अडानी को सरकार सपोर्ट करती है, ये बीजेपी सरकार सपोर्ट करती है, कांग्रेस नहीं करती थी, ऐसा कुछ नहीं है। सारे सरकार सपोर्ट करते हैं, बिना उनके सपोर्ट का सरकार चल ही नहीं सकती, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि भाई उनको भी फंड चाहिए होता है, तो वो सपोर्ट करेंगे करेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन तब भी हम लोगों को अगर एक न्यूट्रल व्यू रखना है हमेशा, कि भाई एक इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर उतना इंपॉर्टेंट है जितना एक पब्लिक सेक्टर इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं है, रहने दो ना, क्योंकि प्राइवेट कंपनी बहुत ज्यादा, उसके पास स्कोप होता है कि वो एक अनलिमिटेड एरियाज में जा सकते हैं। सरकार भी जा सकती है, लेकिन सरकार चेंज होते रहती है। 50 साल तक सरकार रहेगी क्या, नहीं रहती है, सबकी पॉलिसी चेंज हो जाएगी। एक सरकार ने जो करा दूसरे सरकार ने उसको बंद कर दिया। लेकिन प्राइवेट आदमी जो भी रहता है, एक बार कंपनी फॉर्म हो गया, मान लो टाटा का, अब रतन टाटा रहे ना रहे, वो कंपनी तो चली रही है, लोग तो वहां पर काम कर ही रहे हैं, जॉब तो वो परमानेंट ही दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें। आगे आते हैं, देखो डिफरेंस बहुत जरूरी है, 11 डिफरेंसेस है, इसमें से कोई 5-6 आप लोग गिन के याद कर लेना। देखो, गवर्नेंस जो होता है प्राइवेट सेक्टर में, डायरेक्टर्स होते हैं या मैनेजर्स होते हैं, आपने सुना होगा, प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी के मैनेजर। पब्लिक में क्या होता है, एजेंसी हेड होता है, मिनिस्टर्स होते हैं, जो पार्लियामेंट होते हैं, फिर टेंशन बिटवीन द लोकल ऑफ अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी के बीच में इसमें भी टेंशन देखने को मिलता है, खास करके कभी भी अगर कुछ भी चीज हो जाता है तो। मैंडेट क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर फोकस करते हैं, और ये ज्यादा किस पर फोकस करते हैं, वेलफेयर के ऊपर। ठीक है, बस ये पॉइंट याद करना है कि वो भलाई पे फोकस ज्यादा करते हैं, लोगों की भलाई कैसे हो, और ये प्रॉफिट के ऊपर फोकस करते हैं। ओनरशिप पार्शियली ओन्ड एंटिटीज, मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल ओनरशिप रहता है भाई। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो अभी भी रिलेशन ऑफ द एसेट जो है कॉम्प्लेक्स रहता है, और लगभग समय जो है गवर्नमेंट के पास देखने को मिलता है। तो ये सब सारे जो है, यहाँ पर देखो गोल क्या रहता है, जनरली इसका यहाँ गोल क्लियर रहता है। यहाँ पर ऑफन वेग एंड टू सेटिस्फाई द डिफरेंट स्टेक होल्डर, बहुत सारे अगर मान लो पब्लिक जो सेक्टर है उसमें बहुत सारे लोगों को उन्होंने इन्वॉल्व कर रखा है, तो इसका मतलब क्या, वहां पर थोड़ा सा टेंशन और भी रहता है। लेकिन यहाँ पर गोल क्लियर है, क्योंकि ये प्राइवेट आदमी लेके चल रहा है, अपने हिसाब से लेके चलेगा, और सरकार आया, दूसरा आया, फिर दूसरे डायरेक्टर बन गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी दिक्कत जो है वो पब्लिक सेक्टर में देखने को मिलते हैं हमेशा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो प्रोडक्ट चॉइस है वो डिसाइडेड बाय कॉर्पोरेशन, जो कंपनी चला रहा है वही एक तरीके डिसाइड करेगा, और यहाँ कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है। ठीक है, यहाँ पर एक और कौन देखे, यहाँ पर फाइनेंशियल कंट्रोल, कैश फ्लो क्रूशियल फॉर अ सर्वाइवल, और यहाँ पर कैश नॉट एन ऑपरेटिंग कॉन्स्टेंट।
जैसे एक दिमाग लगाओ यहाँ पर, इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ। आज मान लो रिलायंस के पास पैसा खत्म हो गया तो रिलायंस छोड़ के जा सकता है कि नहीं जा सकता है? हाँ या ना? रिलायंस अपनी कंपनी बंद कर देगा। लेकिन अगर रेलवे आज घाटे में चलेगा, या फिर चलेगा बहुत साल तक चल रहा है, या फिर अभी बोलते हैं, सरकार बोलती है घाटे में चले, क्या रेलवे बंद कर देगी? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर फाइनेंशियल कंट्रोल जो उतना रोल प्ले नहीं करता, वो चलाना ही चलाना है, चाहे आप घाटा हो फायदा हो, उसको आप बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बंद करोगे तो बहुत हल्का हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? इसमें से 4-5 याद कर लेना, बाकी तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इसमें जनरली दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है, या फिर आपको इकलौते तरीके से पूछ लेगा। ठीक है, इसको क्या हो गया? चलो लोड कर रहा है। यहां तक समझ में आई? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो। सर, हाँ सिर्फ सरकारी नौकरी में पेंशन होती है हाँ, और किसी में नहीं होती। इसीलिए तो इतनी क्रेज है सरकारी नौकरी में पेंशन, इसलिए तो क्रेज है भाई। ये बढ़ क्यों नहीं रहा है बेचारा? कोई नहीं, हाँ आ गया। ठीक, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। चलो ठीक है, अब आओ क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन करते हैं फटाफट। चलो चलो, अब बताओ, एक एक करके बताओगे सब। बताओ पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द एग्रीकल्चर? यहां तक समझ में आया? पहला पहला क्या हो गया? प्राइमरी सेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द एग्रीकल्चरल एलाइड सेक्टर? तो हम लोग उसको बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर है। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है भाई? जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोल सकते हैं। और क्या बोलते हैं? एक और सेक्टर बोलते हैं इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है, तो ये भी कंफ्यूजन नहीं करना है, इंडस्ट्री सेक्टर। दूसरा, अगर टर्सरी सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो ये तो कंप्लीटेड है, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दूसरा का। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, एक बार पढ़ो पहले, उसके बाद बताओ। प्राइमरी सेक्टर। All economic activities that directly involve the conversion of natural resource are classified। मतलब क्या बोला जा रहा है कि वैसा सेक्टर जो नेचुरली रिसोर्स रहता है, नेचुरल रिसोर्स रहता है, उसको क्या है? जो कन्वर्ट करता है किसमें? रॉ मटेरियल में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? प्राइमरी सेक्टर। देख रहे हो, अगर यहाँ लिखा रहता कि जो कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में, तब वो कौन होता? सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, या गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होगा। ठीक है, आगे आ जाओ भाई, आगे बताओ नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शोज द हाईएस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन 2017 है? टर्सरी, टर्सरी सेक्टर है। ठीक है, ये क्वार्टनरी क्या होता है भाई? क्वार्टनरी क्या होता है? नहीं वैसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन एक समझ लोगे, समझना है तो। वैसे सेक्टर्स जो कि नॉलेज प्रोवाइड करता है, क्या करता है? नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री। नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे कि मान लो कोई एजुकेशन दे रहा है, तो आजकल उसको हम लोग बोल रहे हैं एजुकेशन, खास करके टेक्नोलॉजी के मामले में। ठीक है, टेक के मामले में कोई रोबोटिक्स सिखा रहा है। ठीक है, तो वो सब सारे किसके अंदर आ रहे हैं? क्वार्टनरी। आजकल ये मॉडर्न एक तरीके से अलग सेक्टर के रूप में उभर रहा है, जैसे एआई वगैरह हो गया, तो वो सब सारी चीजें आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे बताओ भाई। टर्शरी। अच्छा, लेकिन यार ये टर्सरी सेक्टर कैसे होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स शोज द हाईएस्ट शेयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट वही मैं देखूं, मैंने सोचा जीडीपी लिखा हुआ है ना। एम्प्लॉयमेंट तो प्राइमरी सेक्टर है। जो टर्सरी सेक्टर है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है ना। यहाँ पर इसका प्राइमरी सेक्टर में क्या है? एम्प्लॉयमेंट ज्यादा दिया जा रहा है, लोग ज्यादा काम तो यहाँ कर रहे हैं ना, पैसा यहाँ से कमा रहा है। इसका बताओ फोर्थ का। At an initial stage of development, which of the following sectors was the most important of economic activity? Initial
इनिशियल स्टेज पर। सिंपल सी बात है, अगर किसी देश में प्राइमरी सेक्टर अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा तो वो कैसे बढ़ जाएगा भाई आगे, है ना। तो हमारा इसमें फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में होगा हमारा प्राइमरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इनिशियल समय में अगर हम लोग प्राइमरी सेक्टर पर फोकस नहीं करेंगे तो कच्चा माल नहीं बनेगा, और कच्चा माल नहीं बनेगा तो सेकेंडरी सेक्टर में नहीं जाएगा, और सेकेंडरी सेक्टर में नहीं जाएगा तो टर्सरी सेक्टर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ो, आगे बताओ 5 का। प्राइमरी, सेकेंडरी। The product received by exploiting the natural resource comes which one of the following? ठीक है, the product received by exploiting the natural resource, natural resource को exploit करके जो सामान आता है वो क्या होता है? रॉ मटेरियल, प्राइमरी होगा। काहे भाई इतना कंफ्यूजन है? प्रोडक्ट बन रहा है ना, प्रोडक्ट कहाँ बोल रहा है? बोल रहा है द प्रोडक्ट रिसीव्ड आफ्टर एक्सप्लॉइटिंग, हमने जमीन को खोदा, मतलब नेचुरल रिसोर्स यहां से निकाला भाई, नेचुरल रिसोर्स को खोद के हमने यहां से जो है प्रोडक्ट निकाला, ठीक है, जो आयरन ओर निकाला, कोयला निकाला, तो वो सब सारा क्या हो गया, किसके अंदर आएगा? प्राइमरी में। ठीक है, आगे आप विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर? फार्मिंग। चलो कम से कम ये तो सही बता दिए। ठीक है, आगे देखा भाई, देखो 7th वाला तो ध्यान से पढ़ना। इसका ए वाला है क्या? सेकंड वाला, सेकंड वाला। what is secondary sector? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये तो प्राइमरी सेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत है ही नहीं। दूसरा अगर देखो, एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स, ठीक है, थ्रू मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो थ्रू मैन्युफैक्चरिंग activities by themselves do not produce goods but they are aid or support the production process, क्या हो जाएगा? टर्सरी, जो क्या करता है और सारे सेक्टर को मदद करता है ताकि वो अपनी प्रोडक्शन को कर पाए। और टर्सरी सेक्टर प्रोवाइड्स क्या करता है? प्रोवाइड्स हेल्प टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। और दो चीज इसमें बहुत ज्यादा है भाई, सेकेंडरी सेक्टर किसके किसके थ्रू कैसे हेल्प कर सकता है? बाय गिविंग बैंकिंग फैसिलिटी, है ना, बैंकिंग फैसिलिटी देगा, और दूसरा क्या है भाई? ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन, बस ये बात याद रखना है। और साथ ही साथ क्या देगा? स्टोरेज फैसिलिटी भी देगा। तो ये सब सारे क्या हैं जो टर्सरी सेक्टर प्रोवाइड करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को। क्लियर? नेक्स्ट 8 नंबर, नेचुरल प्रोडक्ट बीइंग चेंज इनटू अदर फॉर्म। ठीक है, हाँ सिंपल सी बात है, नेचुरल प्रोडक्ट देख रहे हो, तो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है तुम्हें क्वेश्चन, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, बस दिमाग में ये रखना है कि नेचुरल रिसोर्स को चेंज किया जा रहा है अदर फॉर्म में। तो नेचुरल प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है? प्राइमरी सेक्टर में, और जब चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी प्रोडक्ट। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रोडक्ट हो गया। आगे आते हैं 9th बताइए। सेकेंडरी, एक्टिविटीज इन नेचुरल रिसोर्स चेंज इन अदर फॉर्म्स, सेकेंडरी। ठीक है, वैसे ही टाइप में। आगे आ जाओ भाई, सर ऑप्शन सी कारपेंटर प्राइमरी सेक्टर। अच्छा इसमें इनकरेक्ट पूछा है? ये जरूर पढ़ना है कि इनकरेक्ट है कि करेक्ट है। कारपेंटर प्राइमरी सेक्टर। कुरियर क्या है भाई? टर्सरी सेक्टर। कुरियर है वो? नहीं, कारपेंटर। ये कुरियर किससे रिलेटेड है? टर्सरी सेक्टर से, तो ये राइट है। ठीक है ये कारपेंटर, इसको मैं नहीं बोल रहा भाई, इसका बोल रहा था। फिशरमैन क्या है भाई? प्राइमरी सेक्टर। ठीक, कारपेंटर क्या है? प्राइमरी सेक्टर। बैंकर क्या है? टर्सरी सेक्टर। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी का जो है वो ये गलत है। ठीक है, इसका मतलब सी का 3। या क्या? चूज द फॉलोइंग इनकरेक्ट पेयर, तो इनकरेक्ट पेयर हमारा है। ठीक है, बाकी सारे राइट थे। ठीक है, आगे आ जाओ भाई, 11 बताओ। एक्टिविटीज दैट हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ, हाँ ठीक है, अभी हमने बताया कि
जो वैसा एक्टिविटीज हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर हेल्प करता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शोज द हाईएस्ट शेयर्स इन द, हाँ ये वाला ठीक है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे किसमें था, प्राइमरी, तो बस याद रखना इसमें टर्सरी राइट है, ठीक है। आगे आओ, आगे बताओ भाई। Tertiary. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट इन द जीडीपी, सेकेंडरी होगा। ध्यान से 13 और 14 का ऑप्शन बताओ। Primary. Sir, tertiary है। नहीं एक बार ध्यान दो ना, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। इधर GDP हो India। अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा, सेकेंडरी। तो सेम चीज वहां तो है, हाँ हाँ। अभी भी कंफ्यूजन है भाई, हैं 14 का। Sir, B। फाइनल गुड्स एंड, Sir, services। अभी एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा, ठीक है। हाँ, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नहीं फाइनल, मैंने एक बार बताया था ना कि फाइनल जरूरी है, तो मतलब ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ हाँ हमेशा, ऑल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ये बात है। ओहो हो, ये छोटी बच्ची बड़ी क्यूट लग रही है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास जो होगा वो हम लोग इंग्लिश का होगा, और इंग्लिश का पढ़ाएंगे कल Lancho। लैंच, A letter to God। अ लेटर टू अ गॉड, ठीक है। देखते हैं भाई, उनका तो पहुंचा नहीं पहुंचा, हम लोग का जरूर पहुंच जाएगा अगर आप सही से पढ़ोगे तो, ठीक है, तभी आपके मार्क्स आएंगे। पूजा पाठ करते रहिए, जो भी आप जिस भी धर्म को मानते हैं, ठीक है, उस धर्म को आप पूजते रहिए, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए। और चलिए दुआ करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से।